धर्मशाला का अंदाज़ा लूं उससे भी पहले, बल्कि मैं ऋषिकेश को देख पा रहा हूं, और ऋषिकेश हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं। पीके धूमल, प्रेम कुमार धूमल। ऋषिकेश, बातचीत करिए शुरू। बिल्कुल संदीप जी, देखिए सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री की है। आपका चुनाव नहीं लड़ना धूमल जी, इस बार बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, आपके समर्थक या कांग्रेस को भी लगता है कि इसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा। आप हैं, शांता कुमार हैं, इस बार वो मुद्दे किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि लोकल मुद्दे कहा जा रहा है कि नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का चुनाव लड़ रही है। चुनाव व्यक्ति के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा, चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, और विकास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारों ने शानदार किया है, समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया है, और मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश और विशेष करके हिमाचल प्रदेश विश्वास करता है इस करके वोट हमें ही मिलेगी। कहा जाता है कि नीचे का जो हिमाचल है वो काफ़ी गढ़ माना जाता था। आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, आपके नेतृत्व में पार्टी जीती। पिछली बार भी 2017 में आप चेहरा थे, संजोगवश आप चुनाव हार गए और सरकार में यहाँ बहुमत से आई। इस बार चूंकि आपके सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसका मुद्दा है, तो लग रहा है कि जो लोकल इशू थे उसको भारतीय जनता पार्टी उस कदर से नहीं उठा पाई। 8 दिसंबर का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रिवाज बदलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन राज बदलेगा, रिवाज नहीं टूटेगा। देखिए, जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बात है, ये मुद्दा पहले चुनाव से चला आ रहा है, हर चुनाव में मुद्दा होता है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जहाँ तक ओपीएस का मुद्दा है, कांग्रेस का देन है। कांग्रेस सरकार ने जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में थी तब ओपीएस बंद किया था और एनपीएस लाए थे, इसलिए लोग इस बात को जानते हैं कि ये सारा धोखे की बात है, कांग्रेस धोखा कर रही है। जिन्होंने छीना वो कहाँ देगी तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपके समर्थक भी कर रहे हैं कि प्रेम कुमार धूमल के साथ धोखा किया, पार्टी ने धोखा किया, छलावा किया, और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस बार चेहरा उन्होंने जयराम ठाकुर को भले बनाया है, लेकिन इस बार स्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है। नहीं, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। मेरा गांव आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से 3 बार सांसद बना, 4 बार एमएलए बना, 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 बार मुख्यमंत्री। इससे ज़्यादा इंसान क्या चाहता है। संदीप जी, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछें। प्रेम कुमार धूमल यहाँ मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा जब हम लोग बूथ पर घूम रहे हैं वोटरों के बीच में, तो सबसे ज़्यादा इनकी चर्चा खास करके इस इलाके में, हमीरपुर हो, ऊना हो, बगल का कांगड़ा हो, मंडी हो, तो अगर कोई सवाल हो आप तो पूछें, मैं पूछ लेता हूं। बिल्कुल, जो आप सवाल पूछ रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं ऋषिकेश। धूमल साहब से ये पूछिए कि वो नाराज़ नहीं है, पर ये नाराज़गी की आहट ही नहीं, जो गूंज सुनाई दे रही है बीजेपी के खेमे में। 21 बागी उतरे हुए हैं। कृपाल परमार प्रधानमंत्री के निर्देश की भी अनदेखी कर देते हैं। शांता कुमार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करते पाए जाते हैं। तो अनुशासित बीजेपी में ये खेमेबाजी क्या एक चिंता का सबब है? स्टूडियो से संदीप जी हमारे सहयोगी हैं, पूछ रहे हैं कि उनसे पूछिए कि इस बार 21 बागी नेता आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो अनुशासित पार्टी रही थी, क्या उस अनुशासन के टूटने का नुकसान आपको लग रहा है? बतौर आपका राजनीतिक तजुर्बा कहता है कि इसका नुकसान होगा, क्योंकि नाराज़गी, शांता कुमार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो मान सम्मान या जो अनुशासन में पार्टी बंधी थी वो आपके ही अपने लोग टूटे हुए, जैसे हमीरपुर में देखिए आशीष शर्मा, कहा जाता है कि उनका बैक जो सपोर्ट है वो बीजेपी के साथ है, तो इसका नुकसान पार्टी को दिख रहा है। संदीप जी को नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार धूमल साहब। जब पार्टी की सत्ता में आने की संभावना बड़ी होती है तो हर कार्यकर्ता जो इच्छुक होता है उसमें जागती है भावना कि वो टिकट ले, चुनाव लड़े, एमएलए बने और सरकार का हिस्सा बने। बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए बहुत से कार्यकर्ताओं को लगता था कि वो जीते, लेकिन टिकट तो एक ही था, एक व्यक्ति को मिलना था। जिनको नहीं मिला वो निराश होकर चुनाव में उतर पड़े। लेकिन धीरे धीरे लोग जान जाते हैं कि जिसके पास टिकट होगा, चुनाव चिन्ह होगा,
वही उम्मीदवार वही पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता जब चटकता है नुकसान तो होता है। मैं उन लोगों में से नहीं जो एक वोट भी अगर हिल जाता है तो भी बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात को महसूस करेंगे कि पार्टी चुनाव चिन्ह पे जीतती है, पार्टी को जिताएंगे, हम बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि फ़ोन तक करना पड़ा प्रधानमंत्री को एक निर्दलीय प्रत्याशी को बिठाने के लिए। ये आलम है अनुशासनहीनता का, ये नाराज़गी का आलम है। एक बड़े नेता दिल्ली में बैठकर सब कुछ तय कर रहे हैं, यहाँ के लोकल नेताओं को नहीं पूछ रहे हैं, और जिसका आज वोटिंग के दरमियान खामियाजा ही भुगतना पड़ रहा है। नहीं, लोग दूसरी दृष्टि से ऐसे देखते हैं कि कितनी बड़ी पार्टी है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भी एक एक कार्यकर्ता की चिंता करता है, फ़ोन करके उसको मनाता है। और जिस पार्टी से हमारा मुकाबला है उनका नेता को परवाह ही नहीं है कि चुनाव हो रहा है, वो पद यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो की बात कर रहा है, पार्टी टूट रही है। तो अंतर है दोनों की सोच में। हम प्रत्येक कार्यकर्ता की परवाह करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस वाले किसी की परवाह नहीं करते। ऋषिकेश, धूमल साहब संदीप से जी एक देखिए चीज़ और बिल्कुल पूछिए। स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं। हाँ, एक अगर सवाल आप और कुछ- पूछिएगा। लगभग 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर सेब की जो बागबानी करते हैं एप्पल ग्रोवर्स, उनमें भी एक नाराजगी का एहसास दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। जीएसटी 18% पैकेजिंग पर लगी हुई थी। अब बीजेपी ने घोषणा पत्र में 12% तो करने की कह दी, पर ये किन्नौर का सेब कश्मीर के सेब के मुकाबले महसूस कर रहा है कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या ये एक बड़ा चुनावी नतीजों पर असर डालने वाला मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं धूमल साहब? धूमल साहब, एक सवाल और संदीप सर का है। वो पूछ रहे हैं कि जो बागवानियों का मसला है, यहाँ सेब जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनको लेकर घोषणा पत्र में बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन कहा जा रहा है कि कश्मीर के सेब के मुकाबले जो गिन्नौर का सेब है उसको लग रहा है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो ऐसी 22 सीटें हैं जो प्रभावित करती हैं। क्या लग रहा है ये फैक्टर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या इसमें पार्टी को और सजग और सहज रहने की ज़रूरत थी? नहीं, पार्टी हमेशा सजग और सहज रही है। हमारी सरकारों ने ही सेब के बागीचों को सड़कों से जोड़ा था। हम ही एंटी एलगन लाए थे। कांग्रेस ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। नया रूट स्टॉक भी विदेश से हम लाए, नई पौधे लाए ताकि पैदावार बढ़े। और जो बात कर रहे हैं दिक्कत की, वो है जीएसटी को लेकर। जीएसटी जितना बड़ा है, प्रदेश सरकार ने पहले कह दिया है कि वो किसान बागवान को नहीं देना पड़ेगा, वो प्रदेश सरकार देगी। समस्या का समाधान हो चुका है। तो उसका नुकसान नहीं हो रहा है आपको लग रहा है कि? नहीं हो रहा है। ऋषिकेश, बस एक सवाल और संदीप जी देखिए पूछिएगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सेबों का बता रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए क्या? ABC कैटेगरी जो कश्मीर के सेबों में हो रही है, और उसके चलते जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह से तय हो जाता है, किन्नौर में और हिमाचल में वो नहीं हो रहा है, क्या उसे तत्काल करना चाहिए? संदीप सर का एक आखिरी सवाल है। पूछ रहे हैं कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य सेबों का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का MSP को लेकर मांग उठ रही है, उस पर क्या बीजेपी की सरकार को सोचना चाहिए, उसका समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए? क्योंकि सौतेला व्यवहार का आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है। डिवाइड होना चाहिए क्या, जैसे कश्मीर का सेब हो रहा है? संदीप जी ऋषिकेश, को बता दूं और आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, MSP हमेशा से यहाँ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा तय होता है, हर बार वृद्धि की जाती है, वो मिल रहा है इसमें सेब उत्पादकों को। संदीप जी, एक सवाल आप सीधे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करता हूं कि वो आपकी आवाज़ सुन पाए सवाल को, और आप उन्हीं से सीधा पूछें सवाल। संदीप सर हमारे फ़ोन पर हैं और वो पूछ रहे हैं आपसे सीधा सवाल। धूमल जी, पूछिए। आपको धूमल जी आवाज आ रही है? आ रही है संदीप जी? नमस्कार धूमल जी, मेरा सवाल ये था कि हेलो। जो ये एप्पल ग्रोवर्स हैं हिमाचल के, नमस्कार। वो थोड़ा ऐसा महसूस करते हैं कि भाई जी। कश्मीर में जो सेब बागबान है वहाँ पर सेबों का वर्गीकरण भी हो रहा है, कैटेगराइजेशन ABC, उससे फसल के अच्छे दाम मिल जाते हैं, वो हिमाचल में क्यों नहीं हो पा रहा?
हिमाचल में भी होता है और कैटेगरी वाइज होता है। कई जगह बहुत बढ़िया सेब है, किन्नौर का सेब बहुत बढ़िया है, उसकी कीमत ज़्यादा है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आपने बात कही, वो समर्थन मूल्य हमेशा से रहा है, अब भी होता है और हर साल उसमें वृद्धि भी होती है। नहीं, अब ये पहले जो स्थानीय एक सपोर्ट सिस्टम होता था कि सेब चुगने वाले हैं, उसको पैक करने वाले, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले, अब बड़े कारोबारी आ गए और सेब उगाने वाले कहते हैं भाई हम तो ठगे गए। अब इनके रहमो करम पर आ गए हैं, पिछले साल के मुकाबले 25 रुपए सेब की कीमत कम हो रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये केवल आरोप है, क्योंकि जो बड़े व्यापारी आते हैं या कोई बड़ा बिजनेसमैन आता है, वो उसी के बगीचे में जाता है जिसने देना हो। ये तो ग्रोअर के ऊपर डिपेंड करता है, वो बेचना उनको चाहता है या खुद मार्केट जाना चाहता है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो बगीचे से ही बेचते हैं, ताकि कैरेज का उनकी समस्या हल हो, पैकिंग की समस्या हल हो। तो अपनी सहमति से करते हैं तभी होता है, अन्यथा नहीं। कोई कंपल्शन नहीं है कि बड़े व्यापारी को बेचो। रिवाज बदलेंगे, कितनी सीटें जीत जाएगी बीजेपी? आखिरी सवाल धूमल साहब। रिवाज संदीप जी, आपका सहयोग चाहिए। रिवाज तो हम बदलेंगे ही, निश्चित तौर पे फिर से सरकार बनाएंगे। नहीं धूमल साहब, मैं तो पत्रकार हूं। देखिए, पत्रकार का काम सवाल पूछना है। हम ना तो सहयोग करते ना असहयोग करते किसी भी राजनीतिक दल के साथ, हम तो सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।